गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज आप स्टार्ट करने जा रहे हो मैथमेटिक्स का एक और बेहतरीन चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अब ये जो चैप्टर है ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, काफी आसान चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले, जैसे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल का मेन टारगेट है कि आप मैथमेटिक्स के जितने भी आर्टिकल हैं आप कोशिश करोगे उनको डेली लाइफ से रिलेट करो, ताकि मैथमेटिक्स को और भी ज्यादा आप इंटरेस्टिंग बना सको। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपने जैसे 9, 10 प्लस 1, 9, 10 क्लासेस में पहले पढ़ रखे अच्छे प्रकार है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करना है आपने, तो वही कंसेप्ट रहेंगे आपके पास। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी डेली लाइफ के अंदर जो यूजेस है प्रोबेबिलिटी के वो देखते हैं और उसके बाद इस बेहतरीन चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपके पास वैसे तो काफी सारे यूज हैं, कुछ जो मेन यूज हैं आजकल आप अपने आसपास देख सको वो है आपके पास। सबसे पहले है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के लिए जैसे आप मोबाइल फोन को ओपन करोगे और आपने जैसे फोरकास्ट चेक करनी है कि कल टेम्परेचर क्या रहने वाला है, बारिश की संभावना कितनी है, आपने देखा होगा वो फोन में लिखा हुआ जैसे कल बारिश की संभावना है 10%, 20% या 80%, या आपने टेम्परेचर को चेक करना है कि कल का जो टेम्परेचर है वो कितना रहने वाला है, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। तो जितनी भी फोरकास्टिंग है सभी के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटीज का बहुत ही बेहतरीन यूज किया जावा है और उसी के आधार पे फोरकास्टिंग की जावा है। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जितने भी आपके पास गेम्स हैं उनके अंदर भी प्रोबेबिलिटी का काफी अच्छे प्रकार से यूज किया जावा है। जैसे आपके पास एक तो सबसे मेन तो है आपके पास, जब भी कोई भी आप गेम स्टार्ट करोगे उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, टॉस करोगे। और आपने कभी महसूस किया है कि टॉस करने के लिए क्वाइन का ही यूज क्यों किया जाता है? क्वाइन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो दोनों टीमें हैं उनको फेयर फेयर मतलब इक्वल चांसेस मिले तो उसको जीतने के। ठीक है, और साथ में अब जैसे आपने एक चीज और देखी होगी, कोई भी मैच है खासतौर पे जैसे क्रिकेट मैच, इसके अंदर देखे आपने डैकवर्थ लुईस सिस्टम जो भी है, तो जो डैकवर्थ लुईस सिस्टम है वो जब स्कोर को प्रिडिक्ट करेगा कि अलग अलग मतलब जैसे 50 ओवर का मैच है, बारिश के कारण ओवर कम कर दे, 40 ओवर में टारगेट कितना है, 30 में कितना है, तो वहां पे जो सारी कैलकुलेशन है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस। हेल्थ केयर के अंदर जैसे अभी पीछे आपने एक महामारी आई थी आपके पास, कोरोना, और भी कई प्रकार की महामारी आई है प्राचीन काल में, तो उनके अंदर जब भी कोई भी वैक्सीन तैयार की जावे, जब तैयार की जावे तो वहां पे ऐसे सर्वे किया जावा आपके पास कि आपने 100 व्यक्तियों के ऊपर सर्वे किया, वैक्सीन लगाई, कितने के ऊपर उसका इम्पैक्ट अच्छा गया है। तो जैसे कोई भी मेडिसिन है अगर वो 90% इफेक्टिव है, 90% का मतलब है अगर आपने 100 व्यक्तियों को वो मेडिसिन लगाई है तो 90 व्यक्ति उससे ठीक हो गए और 10 व्यक्ति उससे ठीक नहीं हुए, तो उसकी जो दवाई है या वैक्सीन जो आपने तैयार की है उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 90%। तो मेडिसिन वगैरह के अंदर भी इसको अच्छे प्रकार से यूज किया जावा है और इंश्योरेंस कंपनीज तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उठावा है। अब आपने देखा होगा आसपास इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी है, हेल्थ इंश्योरेंस लगा लो आप, या और भी कई प्रकार के इंश्योरेंस हैं आपके पास। तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी का यूज करके ना जो इंश्योरेंस की आपके पास प्रीमियम वगैरह है वो उसी के आधार पे सेट किया जावा है कि वो जो प्रीवियस जो डाटा है उसका यूज करके ना कंपनी कैलकुलेशन करेगी कि अगर हम हमारा जो प्रीमियम है इतना रख दें, प्रीमियम की जो इंस्टॉलमेंट है या ईएमआई है वो इसी बेस के ऊपर प्रोबेबिलिटीज का यूज करके सेट की जावे ताकि कंपनीज को कभी भी लॉस ना हो उसके अंदर। बैंकिंग सिस्टम, जो अपने आसपास जितने भी बैंक हैं सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम वो भी आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। आपने बैंक में देखा होगा अलग अलग प्रकार के लोन है आपके पास, जैसे केसीसी है जो खेती के ऊपर लोन मिला आपने, या फिर आपके पास होम लोन है, कार लोन है, और आजकल तो पता नहीं कितने आने लगे, मोबाइल के ऊपर भी लोन मिलने लग रहे हैं आजकल, एप्पल जो आईफोन है उसके ऊपर लोन मिला आपने। ठीक है, तो वहां पे भी आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है उसकी कैलकुलेशन का यूज करके ना जो भी आपकी ईएमआई है या प्रीमियम है वो उसी के आधार पे सेट किया जावा है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जो होम लोन और केसीसी है उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
हमेशा क्या मिलेगी आपको, काफी कम मिलेगी। और जो आपके पास पर्सनल लोन है उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पर्सनल लोन के डिफॉल्टर होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। जहां पे डिफॉल्टर होने के चांसेस कम है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो काफी बेहतरीन यूज किया जाए प्रोबेबिलिटी का। और उसके बाद प्रीमियम वगैरह सेट किए जाए आपके। स्टॉक मार्केट में जो अलग अलग कंपनीज है उनका एनालिसिस प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड हुए कि आने वाले 4-5 सालों में कोई भी कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी इसका काफी बेहतरीन यूज किया जाए प्रोबेबिलिटी का। गैम्बलिंग की आपने ऐप देखी होगी, अभी तो काफी सारी ऐप बंद भी कर दी, लेकिन कुछ ऐप देखी आपने पास्ट में, जैसे ड्रीम 11 थी, माई सर्कल, और भी काफी सारी ऐप हैं। वहां पे जब भी आप टीम को सिलेक्ट करोगे वहां पे प्लेयर के सामने लिखा हुआ है, हर एक प्लेयर के सामने, तो इस प्लेयर को कितने लोगों ने सिलेक्ट किया है, 20% ने, 40% ने, 80% ने। और जो आपके पास जो इनाम की राशि सेट की जावा है वो भी आपके पास प्रोबेबिलिटीज का यूज करके ना, कि इतने पैसे हमारे पास आएंगे एंट्री फीस से और इतने आपको देने पड़ेंगे, और इस तरीके से कैलकुलेशन की जावा है ताकि जो कंपनी है ऐप बनाने वाली उसको कभी भी नुकसान नहीं होगा उसके अंदर। तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जावा है। और भी काफी सारे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल से आपके पास डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी का यूज है। और भी काफी जगह आप प्रोबेबिलिटी को यूज करोगे। ये आपने अपने आसपास अब फील करना है, जो भी एक्टिविटी आपके पास होने लग रही है आपने फील करना है कि आप और कहां प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हो, और उनको आपने कमेंट सेक्शन में डालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन चैप्टर प्रोबेबिलिटी की। सबसे पहले कुछ आप नॉर्मल सी टर्म इसके अंदर डिस्कस करोगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली हैं और पहले भी आपने पढ़ी है। तो प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर जो कुछ बेसिक टर्म काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपके लिए, पहले हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है एक टर्म सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आर्टिकल प्रोबेबिलिटी के लिए। तो सैंपल स्पेस क्या है आपके पास, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस क्या है आपके पास, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। एक चीज और मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले तीन जो चैप्टर हैं वो तीनों चैप्टर एक दूसरे के साथ काफी नजदीकी के साथ जुड़े हुए हैं। तीन चैप्टर, एक है आपके पास सेट थ्योरी, एक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक है प्रोबेबिलिटी। तीनों चैप्टर काफी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर आप सेट थ्योरी के काफी सारे रिजल्ट आप यूज करोगे। जैसे पहली ही डेफिनेशन में सेट वर्ड का यूज कर लिया, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा आपके पास, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी पॉसिबल आउटकम है, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करो। जैसे मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, आपने सपोज करो आपने कॉइन को टॉस किया, तो पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो हेड आओगा या फिर क्या होगा, टेल। तो उन दोनों का क्या बनाना है आपने, सेट। तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। तो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी ये टर्म प्रोबेबिलिटी के अंदर। सेट्स को, सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट करोगे, क्योंकि काफी ज्यादा यूजफुल है तो इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन भी है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको सैंपल स्पेस का, कि एक लाइन को आपने टॉस किया, पॉसिबल आउटकम क्या है, दो, या तो हेड या फिर टेल। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, या तो हेड आओगा या फिर टेल। सेट की फॉर्म में लिखना आपने। सेट के लिए जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आप करली ब्रैकेट का यूज करो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने अभी तो कॉइन को एक बार टॉस किया, सपोज करो आपने कॉइन को 2 बार टॉस करना है। अब एक बार टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 2। 2 बार टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 4। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार करोगे तो आउटकम्स की, टोटल आउटकम्स किसके इक्वल मिलेंगे, आउटकम्स की क्या करनी है आपने, प्रोडक्ट। जैसे कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो 2 आउटकम आओगे, 2 बार टॉस करोगे तो प्रोडक्ट करनी है, कितने आउटकम आओगे, 4। कैसे दिखाई देंगे आपको 4 आउटकम जब 2 बार टॉस करोगे, या तो दोनों के ऊपर हेड आओगा, या एक के ऊपर हेड दूसरे के ऊपर टेल, या फर्स्ट के ऊपर टेल दूसरे के ऊपर हेड, या दोनों के ऊपर टेल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे आपने। कॉइन को जब 3 बार टॉस करोगे, कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 8। बच्चे इसमें गलती करें, ऐड करने लग जाए 2 + 2 + 2।
आउटकम्स की हमेशा क्या करनी है आपने, प्रोडक्ट। 3 बार टॉस करोगे तो कितने आएंगे, 8, ऐसा दिखाई देगा। काफी यूजफुल है सैंपल स्पेस। या तो तीनों के ऊपर हेड आएंगे, या 2 के ऊपर हेड, एक के ऊपर टेल, या फिर आपके पास एक के ऊपर हेड, 2 के ऊपर टेल। इस हेड को रोटेट करवा दियो तीनों पोजीशन के ऊपर, या फिर 3 के 3 क्वाइंस के ऊपर क्या मिलेंगे आपको, एक बार टॉस करोगे तो 2 आउटकम, 2 बार टॉस करोगे 4, 3 बार टॉस करोगे तो 8। आउटकम्स की हमेशा क्या करनी है, प्रोडक्ट। ये तो था क्वाइन से रिलेटेड। उसके बाद डाई को रोल किया आपने, डाई को रोल करोगे पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। डाई को एक बार रोल करोगे तो कितने आउटकम आओगे, 6। 2 बार रोल करोगे तो कितने आओगे आपके पास, 6, और 6 की प्रोडक्ट होगी, ऐड नहीं करना आपने। टोटल कितने आओगे, 36। अब सपोज करो एक तो क्वाइन है और एक डाई है, क्वाइन और डाई। क्वाइन के आउटकम कितने हैं, 2, डाई के कितने हैं, 6। टोटल आउटकम क्या होंगे, दोनों की प्रोडक्ट। तो जब आप एक क्वाइन और एक डाई को रोल करोगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे आपके पास, 12। कैसे दिखाई देगा सैंपल स्पेस, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2, एक बार तो हेड के साथ 1 से 6 तक नंबर आएंगे, एक बार टेल के साथ टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ये हो जाएंगे आपके पास सैंपल स्पेस। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा इस चैप्टर में सैंपल स्पेस को आइडेंटिफाई करना अच्छी प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है इवेंट्स। इवेंट्स इवेंट्स क्या है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, जैसे पहले बोला था हमने सेट काफी यूज करोगे इसके अंदर, मोस्टली सारे रिजल्ट यूज कर लोगे आप सेट के इसके अंदर। तो इवेंट क्या होगी, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट। इनको कैसे डिनोट करोगे, इट इज डिनोटेड बाय, इनको कैपिटल ए बी सी एटसेट्रा, इनसे आप रिप्रेजेंट करोगे इवेंट्स को। ठीक है, सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, इवेंट्स को किसके से रिप्रेजेंट करोगे, ए बी सी के साथ। अब वैसे तो कई प्रकार की इवेंट्स हैं, जैसे आपके पास ही आपने 10th क्लास में पढ़ा है, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगी, वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, उसको बोलोगे इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट, वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, श्योर इवेंट। ऐसे ही कई प्रकार की इवेंट है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 प्रकार की जो इवेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। 2 प्रकार के, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक एग्जॉस्टिव इवेंट। 2 इवेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो प्योरली इन्हीं इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और आगे भी काफी ज्यादा यूज करोगे इस वर्ड का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी इवेंट है, ऐसी इवेंट्स जिनके अंदर कॉमन कुछ भी ना हो। एनी टू इवेंट्स A and B are said to be mutually exclusive events if A intersection B is equal to empty। ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की मैथमेटिकल फॉर्म। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है, ऐसी इवेंट जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो, उनको क्या बोलोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसी चीज सेट्स के अंदर भी आई थी। सेट्स में नाम थोड़ा सा अलग था, वहां पे आपने क्या नाम यूज किया था, डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट्स जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो, जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी, उनको क्या बोलोगे, डिसजॉइंट सेट। प्रोबेबिलिटी में इसका नाम चेंज हो गया थोड़ा सा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लिखा हूं आपने, सपोज करो सैंपल स्पेस है आपके पास 1 2 3 5 6, ये है सपोज करो आपके पास सैंपल स्पेस। अब मैं 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एग्जांपल लूंगा। ए इवेंट मान लिया 1 3 5, बी इवेंट है
2 4 6। अब क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एम्प्टी, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं था। अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लूंगे, जैसे 2 3 5। 2 3 5। अब देखो, क्या बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? यहाँ पे देखो, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन है कुछ? यस, कितना है? 2। तो ये एम्प्टी नहीं है। सो बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ऐसे आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में चेक करना है। ऐसी इवेंट्स जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं है उनको बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। काफी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इसकी। और नेक्स्ट है आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स किनको बोलोगे? दोज इवेंट्स whose यूनियन इज एस। ऐसी इवेंट्स जिनका यूनियन किसके इक्वल हो? सैंपल स्पेस के इक्वल हो, उनको क्या बोलोगे आप? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे यही एग्जांपल आप कंसीडर कर लो, ए और बी दोनों का यूनियन करो, ए यूनियन बी। यूनियन आपने सेट में पढ़ा था, यूनियन का मतलब है ए और बी के एलिमेंट्स को आपने क्या करना है? इकट्ठा करना है। पहले ए के एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 5 6। ए और बी के एलिमेंट को क्या कर दिया आपने? इकट्ठा कर दिया, ये आ गया ए यूनियन बी। दोनों का यूनियन क्या है? किसके इक्वल आ गया? एस के इक्वल। तो ऐसी इवेंट्स जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है उनको क्या बोलोगे आप? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल, सो ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब यहां से देखो, क्या ए और सी भी एग्जॉस्टिव इवेंट है? ए यूनियन सी लेकर देखो, ए और सी का यूनियन 1 2 3 5, क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल है? नहीं है। सो ए एंड सी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये दो प्रकार के जो इवेंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर। एक है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दूसरी है एग्जॉस्टिव इवेंट। डिसजॉइंट सेट का ही दूसरा नाम है। ऐसी इवेंट जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं है उनको बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ऐसी इवेंट्स जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है उनको क्या बोलोगे आप? एग्जॉस्टिव इवेंट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इन्हीं दोनों के ऊपर आपका मेन फोकस रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? आपने एक डाई को थ्रो किया, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या मिलेंगे आपको? 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप बनाओगे सैंपल स्पेस। सबसे ज्यादा आपने सैंपल स्पेस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज रहेगी आपके लिए प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो सैंपल स्पेस बना दिया, उसके बाद ई और एफ इवेंट जैसे आपको दे रखी है। ई इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब इसका सबसेट। ई में क्या उठाओगे आप? डाई सोज 4, डाई के ऊपर क्या आना चाहिए? 4। और एफ क्या है? एफ का मतलब है इवन नंबर, डाई सोज इवन नंबर। तो ई का मतलब 4 आना चाहिए, ठीक है। एफ का मतलब क्या है? इवन नंबर, 2 4 6, 1 से 6 तक इवन नंबर ये मिल गया आपको। अब दोनों में इंटरसेक्शन देखो, ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आ गया? दोनों में कॉमन क्या है? 4। क्या ये एम्प्टी सेट के बराबर है? नहीं है। सो ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली, यही पूछा गया आपसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यही पूछा गया आपसे कि क्या ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो क्योंकि दोनों का तो इंटरसेक्शन है, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और अगर दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए तो इवेंट्स क्या मिलेंगे आपको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऐसे आपने प्रॉपर्टी को चेक करना है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन।
अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है, आपने डाई को थ्रो करना है, तो सैंपल स्पेस तो यही मिलेगा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखो क्या है आपके पास, आपको इसके अंदर 6 इवेंट्स दे रखी हैं अलग अलग। ए इवेंट का मतलब क्या हो गया आपके पास, नंबर इज लेस देन 6। नंबर क्या है, नंबर इज लेस देन 7। 7 से छोटा आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा। बी क्या दे रखे आपको, बी का मतलब है नंबर इज ग्रेटर देन 7, नंबर इज ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े नंबर। अब यहाँ 7 से जो बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं वो लिख दो, एक भी नंबर नहीं है, एक भी नंबर नहीं है तो एम्प्टी सेट आ जाएगा आपके पास। सी क्या दे रखे आपको, मल्टीपल ऑफ 3, देख लो इसमें मल्टीपल ऑफ 3, इस सेट के 3 के मल्टीपल उठाओ कितना आ जाएगा, 3 और 6। डी इवेंट क्या गिवन है, नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा नंबर, 4 से छोटा नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 2 3। ई इवेंट क्या हो गया आपके पास, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा तो एक ही इवन नंबर है 6। और एफ इवेंट क्या दे रखी है आपको, एफ इवेंट है ए नंबर नॉट लेस देन 3, ये थोड़ा ध्यान से लिखियो, ए नंबर नॉट लेस देन 3। लेस देन 3 क्या है, लेस देन 3 है 1 और 2, नोट मतलब 1 और 2 नहीं होना चाहिए। पहले तो देखो लेस देन 3 देख लो, 3 से लेस क्या है 1 और 2, मतलब 1 और 2 नहीं होने चाहिए, 1 और 2 नहीं होने चाहिए तो क्या होगा आपके पास 3 4 5 6। इसको थोड़ा आपने ध्यान से लिखना है, देख दोगे तो ये आ गया आपके पास जो इवेंट की ए बी सी डी ई एफ, पहले इनको आपने इंग्लिश में था, सेट्स की फॉर्म में आपने लिख दिया इवेंट्स को, देख दोगे। लास्ट को थोड़ा ध्यान से लिखो, ए नंबर नॉट लेस देन 3, पहले आप लेस देन 3 देखो, लेस देन 3 है 1 और 2, नोट का मतलब 1 और 2 नहीं होने चाहिए तो क्या होंगे 3 4 5 6। अब आपने कुछ ऑपरेशंस फाइंड आउट करने हैं सेट्स के ऊपर, तो सेट के बिल्कुल बेसिक से ऑपरेशन है, हमने पहले बोला था आपको कि प्रोबेबिलिटी के अंदर आप सेट्स और परमुटेशन कॉम्बिनेशन को काफी ज्यादा यूज करोगे, तो वही करके है। सबसे पहला पार्ट क्या है, ए यूनियन बी, तो सेट की भी रिवीजन हो जाएगी, ए यूनियन बी, ए और बी के एलिमेंट लिख दो, यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट इकट्ठे करने हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है आपके पास सेकंड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन देखो इंटरसेक्शन, एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट की इंटरसेक्शन लोगे हमेशा क्या होगी, एम्प्टी। उसके बाद है बी यूनियन सी, बी और सी की यूनियन, बी और सी की यूनियन कितने आ जाएगी 3 और 6। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ, बिल्कुल आसान चीजें हैं ये, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है आपके पास 6, और क्या है आपके पास डी इंटरसेक्शन ई, एक एक लाइन के पार्ट है ये, डी और ई में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है कॉमन, मतलब क्या जगह एम्प्टी सेट। और क्या दे रखा आपको ए माइनस सी, अगेन ए माइनस सी, सेट थ्योरी के अंदर पढ़े आपने डिफरेंस, ए माइनस सी का मतलब है ए सेट के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, ए सेट ये है सी ये है, ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, 3 और 6 तो हैं, तो 3 और 6 के अलावा क्या बच गया आपके पास 1 2 3 यूज नहीं करना 4 5, ये आ गया ए माइनस सी। ऐसे ही डी माइनस ई, डी माइनस ई का मतलब क्या है, डी के वो एलिमेंट जो ई में नहीं है, क्या आ जाएगा 1 2 3। उसके बाद एक बार एफ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लो, एफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, एफ इवेंट ये है, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट यानी कि सैंपल स्पेस में से एफ को माइनस कर दियो, एस माइनस एफ, एस माइनस एफ सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट जो एफ में
नहीं है, यानी कि 1 और 2। और एक पार्ट और इसमें फाइंड आउट करना है आपने, ई इंटरसेक्शन नोट एफ। नोट एफ ये निकाला था इसमें और ई में, ई इंटरसेक्शन नोट एफ, इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है कॉमन, तो ये आ जाएगा आपके पास एम्प्टी सेट। तो बिल्कुल आसान आसान चीजें थी। सैंपल स्पेस दे रखा है, इवेंट्स को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो। जो सेट्स के बेसिक ऑपरेशन थे वो आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, उनको आपने यूज किया है इस क्वेश्चन में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखो आप थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपने एक पेयर ऑफ डाई को फेंकना है आपने। जब भी आप पेयर ऑफ डाई को फेंकोगे तो एक डाई को फेंकोगे 6 आउटकम है, पेयर को फेंकोगे 6 और 6 की क्या करें प्रोडक्ट, टोटल आउटकम कितना मिलेगा आपको 36। देखो सैंपल स्पेस कैसा दिखाई देगा आपको 36 के लिए, ऐसा दिखाई देगा आपको 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1। काफी इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस है ये, बहुत ज्यादा यूज करोगे इसको, प्लस 2 क्लास में भी काफी यूजफुल है ये। तो ये सैंपल स्पेस एक बार आप पूरा ही लिख लो 36 आउटकम। चाहो तो आप सिलेक्टेड आउटकम भी लिख सको, लेकिन एक दो बार तो आप पूरा ही लिख लो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लस 2 क्लास के लिए भी। एक दो बार पूरा लिखो, फिर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको 36 आउटकम दिखाई देंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और लास्ट रो मिलेगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये आगे 36 आउटकम। काफी इंपॉर्टेंट है ये सैंपल स्पेस आपके लिए। अब ए इवेंट क्या है? ए इवेंट का मतलब है आपके पास सम इज ग्रेटर देन 8, सम इज ग्रेटर देन 8। अब देखो इन दोनों का जोड़ कितना है 2, यहाँ पे सम कितना है 2, इनका जोड़ 1 और 2 का जोड़ कितना है 3, 2 और 1 का जोड़ कितना मिलेगा 3, डायगोनली मिलेंगे आपको। इन दोनों का जोड़ कितना मिलेगा आपको 3। उसके बाद 3 1 जोड़ कितना है 4, 2 2 4 1 3 4। इस डायगोनल के अबाउट सम मिलेगा आपको 4। फर्स्ट डायगोनल के अबाउट कितना मिलेगा 2, फिर 3 फिर 4। आगे जाओगे इस डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट है उसका सम कितना मिलेगा 5। इस डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट है उसका जोड़ कितना मिलेगा आपको 6। इस डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट है उसका जोड़ कितना मिलेगा आपको 7। इस डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट है उसका जोड़ कितना मिलेगा आपको 8। अब ग्रेटर देन 8 पूछा है। इस डायगोनल के अबाउट ये जो डायगोनल है ये इस डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट है जोड़ कितना मिलेगा आपको 9। तो ग्रेटर देन 8 में एक तो ये एलिमेंट मिलेंगे जिनका जोड़ 8 से ज्यादा है, यानी कि इस डायगोनल के अबाउट वाले एलिमेंट कौन से एलिमेंट आगे देखो, एक तो आ गया 6 3 एक एलिमेंट, फिर 5 4 पूरा डायगोनल उठ जाएगा, फिर 4 5 और फिर 3 6। ग्रेटर देन 8 या तो जोड़ 9 मिलेगा, फिर इस डायगोनल के अबाउट कितना मिलेगा 10, इस डायगोनल के अबाउट 11, इस डायगोनल के अबाउट 12। तो आपने वो एलिमेंट उठाने हैं जिसका जोड़ 8 से ज्यादा है, यानी कि 9 वाले भी उठाने हैं, 10 वाले भी, 11 वाले भी, 12 वाले भी। 9 वाले उठा लिए, अब 10 वाले और उठाओ। तो 10 वाले कौन से मिलेंगे आपको 6 4 5 5 4 6, फिर 11 वाले 6 5 5 6 और 12 वाले कितना आ जाएगा आपके पास 6 6। तो ये हो गया आपके पास ए जो इवेंट है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया आपने। बी इवेंट क्या है? सम इज एटलीस्ट 7, अच्छा क्या है बी, टू अकर ऑन आइदर डाई। बी इवेंट का मतलब क्या है? टू अकर्स ऑन आइदर डाई, किसी एक डाई के ऊपर 2 आना चाहिए। अब या तो फर्स्ट के ऊपर आओगे या सेकंड के ऊपर, तो आउटकम्स देखो 2 दिखना चाहिए आपने कम एटलीस्ट ऑन आइदर डाई, मतलब
कम से कम एक डाई के ऊपर। टू कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? एक तो ये आ गया, एक तो देखो, एक तो ये कॉलम आ जाएगा और एक ये रो आ जाएगी आपके पास। तो कौन सा होगा? जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और ये 1 2 2 2 सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है। 4 2 5 2 6 2, तो ये आ जाएगा आपके पास बी। ऑन आइदर डाई, आइदर डाई का मतलब है कम से कम एक डाई के ऊपर 2 दिखाई देना चाहिए। ये भी इंक्लूड करोगे, दोनों के ऊपर 2 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कम से कम एक जगह 2 दिखाई देना चाहिए आपने, आइदर का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद देखो, सम इज एटलीस्ट 7। सी इवेंट का मतलब क्या है? सम क्यों होना चाहिए? सम इज एटलीस्ट 7। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम 7। एंड मल्टीपल ऑफ 3। भाई कम से कम तो 7 होना चाहिए। कम से कम 7 का मतलब है सम या तो 7 होगा, या 8, या 9, या 10, या 11, या 12। साथ में 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो इनमें 7 8 9 10 11 12 में 3 के मल्टीपल कौन से हैं? एक तो 9 और एक 12। तो वो पेयर उठाने हैं जिसके ऊपर एलिमेंट का सम या तो 9 है या फिर 11। यानी कि एक तो ये रो उठानी है और एक ये। एलिमेंट क्या मिलेंगे आपको इस रो के अंदर? 6 3, फिर क्या है आपके पास 5 4, उसके बाद 4 5 3 6, इनका जोड़ तो 9 है और एक 12 वाले भी उठाओगे 6 6। तो ये आ गया आपके पास सम इज एट लीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 30। ठीक है, तो ये तीनों जो इवेंट्स थी उनको आपने क्या कर दिया? मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद आपने चेक करना है विच ऑफ दीज पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चेक करना है इनमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से हैं। अब इन दोनों में देखो, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? देखो आपने इवेंट्स लिख दिए और भी दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास? एम्प्टी सेट है। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अच्छा, क्या ए और सी में कुछ कॉमन है? इनमें तो है कॉमन, 6 3 6 3 बस। आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है। तो सो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी तो है, ए और सी नहीं है। अब बी और सी को और देखो, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी ये भी एम्प्टी है। सो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, जो लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन चेक करना है। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इस सैंपल स्पेस को अच्छी प्रकार से आपने तैयार रखना है, बहुत जगह काम आएगा आपके पास। कर लोगे? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद 4th और 5th क्वेश्चन को करने से पहले एक बार 6th और 7th क्वेश्चन कर लो, क्योंकि 6th और 7th क्वेश्चन के अंदर सैंपल स्पेस यही है, आपने पेयर ऑफ डाई को फेंकना है। तो इसको एक बार और आप 6th और 7th में यूटिलाइज कर लोगे, बार बार आपको इसकी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले एक बार देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 और 7 में क्या है? 6th में सैंपल स्पेस तो यही है, पेयर ऑफ डाई को फेंका आपने, बस इवेंट्स के नाम चेंज हो जाएंगे आपके पास। ए इवेंट क्या है? ए इवेंट का मतलब हो गया आपके पास 6th क्वेश्चन में इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर, फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर मतलब एक तो ये लाइन आ जाएगी, एक ये आ जाएगी और एक ये लाइन आ जाएगी। फर्स्ट सेकंड फोर्थ और 6th रो आ जाएंगे आपके पास। तो ए इवेंट कैसी दिखाई देगी आपको? ए इवेंट में आ जाएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4, चाहो तो पूरे लिख लो 2 5, चलो एक बार तो पूरे ही लिख लो 2 6, ताकि चीजें आपको क्लियर दिखाई दे। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4
6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। बी इवेंट क्या है? बी इवेंट बन गया आपके पास ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। अब की बार फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो आपने उठानी है, तो बी में क्या आ जाएगा आपके पास 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ये आ गई बी इवेंट। सी इवेंट क्या है? सम ऑफ द नंबर ऑन डाई इज लेस देन और इक्वल टू 5। सम के मिलेगा, सम इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से कम। 5 मतलब एक तो यह लाइन उठानी है, 4 3 2, तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे सी में? 1 1 आ जाएगा, फिर 1 2, 2 1 आ गया, फिर 3 1, 2 2 और 1 3, फिर 4 1, 3 2, 2 3 और 1 4। तो ये आ जाएंगे आपके पास 5 या 5 से कम। तो ये आ गया आपके पास ए सेट, बी सेट, सी सेट। आपने क्या कर दिया, इंग्लिश में दे रखा था, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में आपने लिख दिया। अब कुछ चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। देखने के लिए 8 पार्ट हैं, सारे के सारे बिल्कुल आसान है। तो क्या करोगे आप, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे आप? यूनिवर्सल सेट यानी कि सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर दो। सैंपल स्पेस में सारे एलिमेंट हैं, इसमें से ए के एलिमेंट माइनस करने हैं, यानी कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ रो को माइनस करना है। सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। ए में कौन से हैं? सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ रो हैं। तो एस माइनस ए का मतलब है सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। कौन से ए में? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो नहीं है, और फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो कहाँ पे है? बी के इक्वल। तो जब सैंपल स्पेस में से एक एलिमेंट हटाओगे तो कौन सी रो बचेगी? फर्स्ट, 3 और 5, जो कि किसके इक्वल है? बी के इक्वल। उसके बाद बिल्कुल सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट है, नोट बी। नोट बी का मतलब भी यही है, बी डैश। सैंपल स्पेस में से बी के एलिमेंट हटा दो। अब की बार सैंपल स्पेस एस में से क्या माइनस करोगे? बी के एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो को माइनस कर दो। जैसे ही इनको हटाओगे तो कौन सी रो बचेंगी? सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ रो कहाँ पे है? ए के अंदर है आपके पास। उसके बाद देखो ए यूनियन बी, दोनों को इकट्ठा कर दो। ए यूनियन बी, सर दोनों को इकट्ठा करोगे ए यूनियन बी, ये एलिमेंट सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ रो तो यहाँ पे आ गई, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ रो यहाँ पे। जब दोनों को इकट्ठा करोगे इसके इक्वल आ गया सैंपल स्पेस। और दो इवेंट्स की अगर यूनियन सैंपल स्पेस की इक्वल है तो उसका एक स्पेशल नाम भी आपको बताया गया था। उसका स्पेशल नाम क्या होगा? एग्जॉस्टिव इवेंट, क्योंकि दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है। इसका मतलब ए और बी क्या है आपके पास? एग्जॉस्टिव इवेंट। इंटरसेक्शन निकालना है फोर्थ पार्ट में, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है? ए और बी। देख लियो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और इसका मतलब क्या हो गया? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है ये। उसके बाद बोल रहे हैं ए बट नॉट सी। फिफ्थ पार्ट में क्या निकालना है आपने? ए बट नॉट सी। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे ए माइनस सी। ए बट नॉट सी का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो ए माइनस सी। इसमें से सी के एलिमेंट माइनस कर दियो। ठीक है, ये आपने खुद माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन आपने सेट थ्योरी में काफी अच्छी प्रकार से पढ़ रखी है, खुद ट्राई करके देखियो आप।
बी यूनियन सी, सिक्स पार्ट में क्या है, बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट ये हैं, सी के एलिमेंट ये हैं, दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, जो कि आप काफी इजीली लिख सको, यूनियन आपने सेट थ्योरी में पढ़ रखे हैं। उसके बाद है सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट में है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखो कॉमन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन देख लो क्या है, ये आराम से लिख सको, 1 1, दोनों में कॉमन 1 1, 1 2, उसके बाद 1 3, 1 4, और भी है 3 1, 3 2, बस, और कुछ भी नहीं है आपके पास, ये आ जाएगा दोनों में कॉमन, आप चेक कर सको बिल्कुल इजीली कर लोगे। और लास्ट पार्ट है आपके पास एट पार्ट, ए इंटरसेक्शन नोट बी इंटरसेक्शन नोट सी, ए का पता है, नोट बी, नोट बी यहां तक निकाल दिया आपने, नोट बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही है, ए इंटरसेक्शन नोट बी, नोट बी का मतलब क्या है आपके पास ए ही है, और इंटरसेक्शन नोट सी, ठीक है, तो ए की ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन नोट सी, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते, देखो ए इंटरसेक्शन नोट सी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में है, नोट सी जो सी में नहीं है, ए में है, और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब नोट सी जो सी में नहीं है, ठीक है, ए और जो सी में नहीं है उन दोनों में कॉमन लेने हैं आपने, तो इसको आप चाहो तो एक ऐसे भी लिख सको, या तो एक काम कर लो आप, ए का पता है आपको, नोट सी, सी का पता है आपको, तो क्या करोगे, नोट सी निकाल दो, सैंपल स्पेस में से सी को आप माइनस कर दो, सैंपल स्पेस में से क्या करोगे, सी को माइनस कर दो, जो आपके पास एलिमेंट आएंगे उसमें, और ए में देख लियो कॉमन जो आपके पास है, या तो ऐसे चेक कर लो, या आप चाहो तो प्रॉपर्टी यूज कर लो, इसको अगर रीड करो इसका मतलब क्या है, ए में तो है ऐसे एलिमेंट जो ए में है और सी में नहीं है, सी में नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सको, ए माइनस सी, तो ये आपके पास फिफ्थ पार्ट ही बन जाएगा, ए माइनस सी, कर लोगे, तो ये आपके पास थे 8 के 8 पार्ट, जो कि आपके जो आपने थर्ड क्वेश्चन में सैंपल स्पेस पढ़ा था उसी को यूटिलाइज करके ना बिल्कुल इजीली आप डिस्कस कर सको, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है लेकिन मुश्किल चीज नहीं है बिल्कुल भी, सेट थ्योरी के ही रिजल्ट आपने यूज किए हैं। उसके बाद देखो सेवंथ क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल सेम इसी के ऊपर है, सेम सैंपल स्पेस और इवेंट्स को यूज करना है, तो सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, आपसे पूछा गया है कि क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो ये ए और बी बनाई है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देख लो यहाँ पे लिखा भी है, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आप लिखोगे यस, आप लिखोगे सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है क्या ये एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का यूनियन किसके इक्वल है, सैंपल स्पेस के इक्वल है, इसका मतलब एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव भी है एक्सक्लूसिव भी है, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, बिल्कुल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और साथ में एग्जॉस्टिव भी है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि क्या ट्रू फॉल्स चेक करना है, आपने लिखना है यस ट्रू, ट्रू फॉल्स बता दो, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कि क्या ए और नोट बी इक्वल है, देख लो यहाँ पे लिखा भी था नोट बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो ये भी रिजल्ट क्या है आपका ट्रू। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है आपके पास, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं है, इनमें तो कॉमन आगे देख लो 2 1 2 1, तो आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी नहीं है,
सो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बोल रहे हैं क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, फॉल्स। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या है आपके पास, ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड नोट बी, लेकिन नोट बी किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल जगह, ए एंड नोट बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही। क्या ए और ए दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में तो कॉमन है सेम एलिमेंट को। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए तो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। ये एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये बोल रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आ गया आपका, फॉल्स। और लास्ट पार्ट है आपके पास, नॉट ए नॉट बी सी, तीनों ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट, ये आपने चेक करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है या नहीं है। तो अब देखो, नोट ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल, नोट बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल सी। क्या ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, नहीं है। क्योंकि देखो, जब भी आपने तीन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करना है, नहीं तीन को, दो में तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होना चाहिए। तीन इवेंट के लिए, फॉर थ्री इवेंट, फॉर ए बी सी टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, एम्प्टी, बी इंटरसेक्शन सी भी क्या आना चाहिए, एम्प्टी, सी इंटरसेक्शन ए भी क्या आना चाहिए, एम्प्टी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, अगर ये तीनों एम्प्टी हैं, तब आपकी इवेंट होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे ए और बी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन बी और सी और ए और सी देख लो, बी और सी में कॉमन है 1 1, तो बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ना ही ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट ये बोल रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, ये रिजल्ट आपका क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तीन इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करें तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, लेकिन ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये थे आपके पास सिक्स्थ और सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ में आपने ट्रू फॉल्स चेक करना है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 7 तीनों एक जैसे हैं, इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड है, और ये सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके पास। तो इसको अच्छी प्रकार से आपने तैयार रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस है, जिसको कि आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में यूज करोगे। उसके बाद देखो, एक और काफी बेहतरीन आपके पास सैंपल स्पेस है, जब आप कॉइन को 3 बार टॉस करोगे। जैसे हमने पहले बताया था, एक बार टॉस करोगे तो 2 आउटकम आओगे, 2 बार टॉस करोगे तो 4 आउटकम आओगे, और 3 बार अगर टॉस करोगे तो टोटल आउटकम कितने आओगे आपके पास, 8। 8 आउटकम्स आपको ऐसे दिखाई देंगे, या तो तीनों कॉइन के ऊपर हेड आओगे, या 2 के ऊपर हेड, 1 के ऊपर टेल। इस टेल को रोटेट करवा दियो आप तीनों कॉइन्स के ऊपर, या 1 के ऊपर हेड, 2 के ऊपर टेल। इस हेड को आपने क्या करवाना है, रोटेट, या 3 के 3 कॉइन्स के ऊपर क्या मिलेंगे आपको, टेल। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, +1 क्लास में भी और हायर लेवल में भी। ये दोनों सैंपल स्पेस, एक तो अभी आपने बनाया था जो पेयर ऑफ डाई को रोल किया है, और एक ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपके प्रोबेबिलिटी के लिए। उसके बाद 4 इवेंट्स दे रखी हैं। ए इवेंट का मतलब क्या है, 3 के 3 हेड आने चाहिए आपके पास। बी इवेंट में है 2 हेड और 1 टेल, पोजीशन अलग अलग जगह से है। सी इवेंट क्या है, 3 के 3 क्या आने चाहिए, टेल। और डी इवेंट क्या है, हेड ऑन द फर्स्ट क्वाइन, फर्स्ट क्वाइन पे हेड होना चाहिए, आगे चाहे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। 4 इवेंट्स आपको दे रखे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपने, फर्स्ट पार्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनमें से ये देखो कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है।
पहले ए के साथ देखो कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन है नहीं है, दोनों क्या हो गया आपके पास, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी में देखो इसमें भी कॉमन कुछ नहीं है, ये भी एम्प्टी हो गया, सो ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन दोनों में है कुछ कॉमन, बिल्कुल है, हेड हेड हेड, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ए बी और सी के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी देखो पीछे नहीं चेक करना, पहले तो वो ए के साथ तो आपने चेक कर लिया चीजों को, अब बी के साथ आगे बढ़ो, क्या बी और सी में कुछ कॉमन है, बी और सी में नहीं है, सो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और डी में देखो कुछ कॉमन है, हेड हेड बिल्कुल है, तो बी डी के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब सी को चेक करोगे, पीछे नहीं जाना आपने, आगे बढ़ना है, सी और डी में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है, सो सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट पार्ट तो यही था, आपने चेक करना था कि कौन कौन सी इवेंट एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ए बी के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए सी के साथ भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी सी के साथ और सी डी के साथ। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में सिंपल, सिंपल का मतलब क्या है, वो इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही, वो इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको क्या बोलोगे, सिंपल इवेंट। तो ए और सी सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जैसे सेट के अंदर था सिंगलटन सेट, वो सेट जिसमें एक एलिमेंट है उसका नाम क्या था, सिंगलटन सेट। तो वैसे ही यहाँ पे सिंगलटन सेट का दूसरा नाम क्या हो गया, सिंपल इवेंट। तो ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स। उसके बाद ये ज्यादा यूजफुल है नहीं, सिंपल और कंपाउंड वाली। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज्यादा, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है इवेंट में उसको तो बोलोगे सिंपल इवेंट, जिसमें एक से ज्यादा है वो क्या हो जाएगी, कंपाउंड। तो ए और सी है सिंपल क्योंकि सिर्फ एक ही आउटकम है, बी और डी में एक से ज्यादा है, तो बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। कोई दिक्कत है आपको, तो ये है आपके पास, बिल्कुल आसान था फोर्थ क्वेश्चन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल और कंपाउंड इवेंट ये ज्यादा यूजफुल है नहीं, कभी काम आवा नहीं गया आपके पास, ठीक है। तो हाँ, एक्सक्लूसिव वाला और एग्जॉस्टिव वाला मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके पास, और एक ये सैंपल स्पेस। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी सैंपल स्पेस आपने यही यूज करना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बोला ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन जिसके काफी सारे आंसर हैं उसको क्या बोलोगे आप, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस काफी कम है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का यूज आप करोगे कंसेप्ट्स को बनाने के लिए। जिस बच्चे ने फिफ्थ क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से सोल्व कर दिया उसको जिंदगी में कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, कंसेप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, ओपन एंडेड जिसके काफी सारे आंसर्स हैं, तो वो क्वेश्चंस कंसेप्ट बनाने के लिए रखे जाओ आपके पैटर्न, जो आपका सिलेबस है उसके अंदर। तो आपने कंसेप्ट के लिए उसको अच्छी प्रकार से तैयार करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में लगभग वही क्वेश्चन आवे जिनके यूनिक आंसर हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेंगे, ओपन एंडेड वाले नहीं मिलेंगे आपको, वो कंसेप्ट बनाने के लिए है। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, अगेन सैंपल स्पेस तो यही है, आपने क्या कर दिया, क्वाइन को 3 बार टॉस किया है, यही सैंपल स्पेस आप यूज करोगे। अच्छा, अब 5 पार्ट है, आपने अपनी तरफ से एग्जाम्पल देने हैं, अपनी तरफ से एग्जाम्पल दोगे। फर्स्ट पार्ट में 2 ऐसी इवेंट के नाम बताओ जो कि क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 ऐसी इवेंट दे दो जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो कई सारे पार्ट तो यहीं से उठ जाएंगे, आप अपनी तरफ से और भी एग्जाम्पल दे इसको। मैंने पहले बोला था ओपन एंडेड है, कई सारे आंसर होंगे,
आप अपनी तरफ से भी दे सको। हम कोशिश करांगे कि यहाँ यहीं से उठा लें। इवेंट मान लिया आपने हेड हेड हेड, बी इवेंट मान ली टेल टेल टेल, दोनों क्या होने चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया एम्प्टी, दिस इज इक्वल टू एम्प्टी, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप और भी एग्जांपल दे सकते हो ना, पहले बोल रहे थे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कई सारे आंसर मिलेंगे आपको इसके। उसके बाद बोल रहे आपको 3 इवेंट बताओ जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए और एग्जॉस्टिव। अब देखो जब भी आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें कि एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव साथ में है और 3 इवेंट है, तो आपने क्या करना है इस सैंपल स्पेस की 3 टुकड़े करने हैं, 3 पार्टीशन। पार्टीशन ये भी वर्ड हायर लेवल पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पार्टीशन का मतलब है इसके 3 ऐसे टुकड़े करो जो बिल्कुल एक दूसरे से डिसजॉइंट हो, और जब तीनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको सैंपल स्पेस। कहीं से भी 3 टुकड़े कर दो, 2 कट लगा दो, कहीं से भी लगा सको आप। चलो हमने मान लिया ए सेट, 2 एलिमेंट उठा लो, कोई भी 2 उठा सको, कुछ भी एक टुकड़ा आपने यहाँ पर कर दिया एक, और एक कहीं भी कर सको आप, टुकड़े करने आपने ये करके 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा। अगर आप ऐसे टुकड़े करोगे पार्टीशन तो ये टुकड़े म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी मिलेंगे आपको और एग्जॉस्टिव भी। अगर आपको बोल दे 4 तो 1 टुकड़ा और कर दियो बीच में, 5 बोल दे 1 टुकड़ा और कर दियो, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मतलब है टुकड़े करने आपने, ठीक है, कट लगा दियो सैंपल स्पेस पे। तो हमने क्या कर दिया 3 पूछे हैं, 1 2 3 टुकड़े आ गए। इसका नाम आपने रख दिया ए, बी में क्या रख दिया एच ई एच। कहीं से भी कर सको आप, जरूरी नहीं यही करना है, कहीं भी कट लगा सको, यहाँ पे ऐसे भी लगा सको आप, कहीं भी कट लगा दी, बस आपने 3 टुकड़े करने हैं। अब जो 3 इवेंट हैं तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मिलेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है ना तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी, ना ही इन दोनों में देख लो कुछ भी कॉमन मिला है, ना ए और सी में कुछ भी कॉमन मिला है। साथ में जब तीनों का यूनियन करोगे आप चेक करके देख लियो, आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, तीनों क्या मिलेंगे आपको एम्प्टी, चेक करके देख लियो। और जब तीनों की यूनियन करोगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल मिलेगी सैंपल स्पेस के इक्वल। सो A, B, C are mutually exclusive and exhaustive events। तो जितने भी पूछा आपते हैं जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों वर्ड साथ में आ जाए तो मतलब टुकड़े करने हैं आपने, टुकड़े जितने भी मन करे 3 4 5 कितने भी टुकड़े आप कर सको, कर दोगे तो ऐसे बनाओगे आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के एग्जांपल। थर्ड पार्ट है 2 ऐसी इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बना दो एग्जांपल, चलो मैंने ले लिया, आसान आसान लेवांगे, एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। चलो बी इवेंट मान लिया आपने, तो यही डाल दो एलिमेंट। अब देखो क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आ गया, क्या ये एम्प्टी सेट के इक्वल है, नहीं है। सो ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप और भी एग्जांपल सोच सकते, वो आपकी मर्जी है। फोर्थ पार्ट है 2 ऐसी इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं बट नॉट एग्जॉस्टिव, ये होगी देख लो, फर्स्ट वाला ही काम कर जाएगा, जो फर्स्ट वाला है यही काम कर जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है एम्प्टी, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और क्या दोनों का यूनियन, जब दोनों का यूनियन करोगे क्या मिलेगा आपको, ये दोनों का यूनियन ये आ गया। क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल है, नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है बट नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट। तो 2 ऐसी इवेंट के एग्जांपल देने तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, दे दो आप। उसके बाद लास्ट पार्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 3 ऐसी इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं बट नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होनी चाहिए लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। चलो 3 बोले, 2 तो यही ले लो, बी ले लिया। चलो सी में एक और एलिमेंट ले लेंगे। अब जब एक्सक्लूसिव हो
और एग्जॉस्टिव नहीं है, तो मतलब आपने क्या करना है, ऐसे टुकड़े करने हैं जो मतलब सारे एलिमेंट ना उठाइए इसके। एक इवेंट में ये एलिमेंट उठा लिया, एक बार ये उठा लिया, एक और उठा लो, कोई भी उठा लो। चलो हमने उठा लिया HTH। अब देखो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, ना ही इनमें कुछ कॉमन। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, ये तो है एम्प्टी। बट जब इनकी यूनियन करोगे, क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल है? नहीं है। तो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है बट नॉट एग्जॉस्टिव। ऐसा ही आपने एक एग्जांपल देना है, दे दोगे। तो ये है आपके पास काफी अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के बार बार बोल रहे हूं मैं, आंसर यही जरूरी नहीं है, आप और भी इवेंट्स बना सको अपनी तरफ है। हमने कोशिश की सिंपल सिंपल एग्जाम्पल डालने की, ठीक है। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट, जिसमें आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के ऊपर काफी फोकस किया है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और दो सैंपल स्पेस, एक तो क्वाइन को जब 3 बार टॉस करोगे और एक पेयर ऑफ डाई को फेंकोगे, इनको बिल्कुल अच्छी प्रकार से बढ़ाने की आदत डाल लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सैंपल स्पेस और इवेंट्स के बारे में पढ़ा है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहां आप डिस्कस करोगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।